Hello all of you students watching this video. So we are going to start a new chapter, current electricity, today. I hope you have already finished the previous chapter, electrostatics, which deals with the study of electric charges at rest. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्जेस को स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं. दे आर मूविंग फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अदर. द मोशन ऑफ charge particles from one region of space to another is called as electric current, and that is why the name current electricity. यहाँ पे current का meaning होता है flow और electricity का मतलब होता है charge particle. तो यदि किसी region में charge particles का net flow होता है, charges का transport होता है, तो हम बोलते हैं कि उस region में electric current exist कर रहा है. Electric current universe में कहीं पर भी exist कर सकता है. जैसे ओपन स्पेस में जब लाइटनिंग होती है, या वायर्स में जब चार्जेस फ्लो करता है, या वायर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट अस बिगिन विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं. तो जैसा मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया, लाइटनिंग के केस में ओपन स्पेस में भी चार्जेस का फ्लो होता है, और वायर्स के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जब हम मान लेते हैं कभी स्विच ऑन करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग. तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है. लेकिन हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को कंसिडर करेंगे जो कंडक्टर के अंदर होता है. तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है. हम लोग सिर्फ इसी तरह के इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होने वाले चार्ज पार्टिकल्स के मोशन को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहां से? हम लोगों ने तो पहले पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, यदि चार्ज पार्टिकल्स रुके हुए हैं तो ऐसे केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. लेकिन यदि चार्ज पार्टिकल्स मोशन में है, ऐसे रीजन में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है. तो अब यदि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करेगी? उसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स मूव करेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के लेंथ के अलोंग अप्लाई की गई है. तो इस कारण से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होती है. इस कारण से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अराइज होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, जिस कारण से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अराइज होता है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है. आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. तो यहां पर भी हम लोग जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का प्रोवाइड करेंगे वो क्लास 10th वाले डेफिनेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. तो लेट अस स्टार्ट. तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो हम लोग सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ कंडक्टर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर. तो यदि कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम t में पास हो रहा है, और यदि चार्ज का फ्लो कंडक्टर में से यूनिफॉर्म है, मींस यदि चार्ज कंडक्टर में से स्टेडी रेट पे फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट I हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम. लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो. ऐसे केस में हम लोग इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं. तो इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर. मतलब
कि यदि कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू dt टाइम इंटरवल में dq चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इंस्टैंटेनियस करंट I हम लोग डिफाइन करते हैं एज dq बाई dt। सो लेट अस कम टू SI यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर आर अदर स्मॉलर यूनिट्स। तो 1 मिली एम्पियर इज 10 पावर माइनस 3 एम्पियर्स, 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 पावर माइनस 6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, और हायर लेवल पे हम मान सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर में माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट फ्लो कर रहा है तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसे करंट्स को मेजर करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी डिवाइसेस जैसे एमीटर इस तरह के छोटे करंट्स को मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। 4 तरह के डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं। तो जो पहला ग्राफ है वो स्टेडी करंट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, और इसी तरह के इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दूसरा करंट जिसको यहां पर बी और सी ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया, ऐसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है या चेंज कर रहा है। इन अदर वर्ड्स करंट दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट। तो जो बी ग्राफ है उसमें हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो टाइम के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और जो सी है वो उसका वेरिएशन अलग तरह से है। ओके, इट इज नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज। और जो तीसरा तरह का करंट होता है, इन दैट करंट ऑल्सो टाइम के साथ करंट का वेरिएशन है, लेकिन ये वेरिएशन पीरियोडिकल है, मींस करंट टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग टाइप के करंट हो सकते हैं जो कंडक्टर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ पहले टाइप के इलेक्ट्रिक करंट को, स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। करंट का डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए क्विकली हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो यहां पर एक डायग्राम है जहां पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जो सेपरेटेड है, और उसके बीच में हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है। यू कैन सी डॉट्स आर रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उनका पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के तरफ फ्लो हो रहा है। और क्योंकि फ्लो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के तरफ हो रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिवली चार्ज प्लेट के अलोंग एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो कन्वेंशनल करंट वो करंट है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के मोशन के अलोंग होता है, जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं। ऑलराइट, तो जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के मोशन का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो के कारण अराइज होने वाला करंट को ही हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कारण नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो मोबाइल पार्टिकल्स हैं, जो मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं, जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यहां पर कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो कंडक्टर में यदि हमको कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़े तो वो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड ऑफ कंडक्टर के तरफ होगा, जो एंड लोअर पोटेंशियल पर है कंडक्टर का।
वहां से स्टार्ट हो करके हायर पोटेंशियल वाले एंड के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हायर पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड के टुवर्ड्स होगा। सो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग कुछ और कंसेप्ट्स भी लर्न करेंगे, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा। फिलहाल हम लोग एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर ले रहे हैं और उसके एंड्स ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। तो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम द एंड ऑफ द कंडक्टर connected to negative terminal towards the end connected to positive terminal. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड के टुवर्ड्स हो रहा है। कंडक्टर का एंड ए पॉजिटिव है और दूसरा एंड नेगेटिव है। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम ए टुवर्ड्स अदर एंड होगा, जैसा कि वहां पे ब्लू एरो से दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट होगा और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहां पर ये जो सर्किट बन रहा है, इसमें कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो एरोज से दिखाया गया है, ग्रीन एरो से दिखाया गया है। वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है और हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में करंट के फ्लो का एक्चुअल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, किस मैकेनिज्म से कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंशिएट्स द कंडक्टर फ्रॉम एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेयरएज इन अ कंडक्टर देर इज अ वेरी हाई प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा कि यदि गैस मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर कन्फाइंड हैं तो दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन। हमेशा कंटिन्यूअसली सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर हर पॉसिबल वेलोसिटी के साथ हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इस मोशन को हम लोग थर्मल मोशन बोलते हैं, थर्मल एजिटेशन या थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन कैसा होता है? रैंडम होता है, किसी भी प्रेफर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब हम कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी ऐसा ही रैंडम मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, और लगातार इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट एटॉमिक कोर्स के साथ इलास्टिकली कोलाइड करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं, और ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का कोई नेट लॉस नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन हर कोलिजन के साथ लगातार बदलता रहता है। और क्योंकि मोशन कंप्लीटली रैंडम है, तो जब मोशन पूरी तरह से रैंडम होता है तो पार्टिकल्स का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फ्लो नहीं हो सकता है। इसलिए कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम है, इसीलिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, नेट फ्लो तो हो नहीं रहा, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लेकिन किसी भी डायरेक्शन में नेट फ्लो नहीं हो रहा है, तो चार्ज का एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, कंडक्टर के एंड्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जब हम कंडक्टर के एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं
तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होती है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। अब कंडक्टर्स रैंडम मोशन के कारण कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअसली हो रहा है थर्मल एजिटेशन के कारण। तो अब जब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का रैंडम मोशन के साथ सुपर इंपोज होता है, तो क्योंकि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को लगातार पुश कर रहा है, तो ये जो थर्मल एजिटेशन है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स स्लोली ड्रिफ्ट होना शुरू होता है, स्लोली मूव होना शुरू होता है। तो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो रैंडम मोशन जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन जब रैंडम मोशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स सुपर इंपोज हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। तो इस कारण से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के अंदर करंट अराइज होता है, और जिस ग्रेजुअल वेलोसिटी के साथ, स्लो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो लर्नर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है जो हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे और जिसको हम लोग आने वाले सेक्शंस में यूज करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में मूव कर रहे हैं, तो हर कोलिजन के बाद उनका जो डायरेक्शन होता है वो अननोन होता है, क्योंकि किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराएगा किसी एटॉमिक कोर के साथ, ये फिक्स नहीं है। और जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल गेन करता है हर कोलिजन के साथ, वो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हर कोलिजन के तुरंत बाद मोशन फिर से कंप्लीटली रैंडम हो जाता है। अब एक बात याद रखिएगा कि यदि किसी कन्फाइनमेंट में, किसी क्लोज्ड बॉक्स में या किसी क्लोज्ड रीजन में यदि बहुत सारे पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है, तो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब मोशन रैंडम है। जब चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो मोशन रैंडम नहीं है, लेकिन जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के तुरंत बाद मोशन रैंडम है। तो कोलिजन के तुरंत बाद यदि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का वेक्टर सम निकालेंगे तो वो जीरो होगा। हाँ, कुछ देर के बाद और नेक्स्ट कोलिजन होने से ठीक पहले मोशन रैंडम नहीं होगा, बिकॉज अब जो मोशन है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डिसाइड कर रहा है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम तक कोलिजन के बाद ट्रैवल कर जाता है और नेक्स्ट कोलिजन से पहले तक इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम नहीं रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मोशन का डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है। लेकिन जब कोलिजन हो जाता है उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कंप्लीटली रैंडम हो जाता है। तो किसी भी कोलिजन के तुरंत बाद, मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटॉमिक कोर्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने के तुरंत बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का वेक्टर सम जीरो होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दो कंसेप्ट्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इन द बिगिनिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करते हैं तो वो लगातार फिक्स्ड एटॉमिक कोर्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं। ये सही है ना कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एटॉमिक कोर्स के साथ कंटिन्यूअसली इलास्टिकली कोलाइड करते रहेंगे। तो दो कोलिजन के बीच मोशन का जो इंटरवल है वो आप डिसाइड करिए कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा कि डिफरेंट होगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंसीडर करते हैं तो दो कोलिजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई ज्यादा स्पीड के साथ कवर कर रहा है, कोई कम स्पीड के साथ कवर कर रहा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इन जनरल सेम नहीं है। तो इन जनरल दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होगा।
लेकिन यदि हम सारे इलेक्ट्रॉन्स का दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल का एवरेज वैल्यू निकाले, माइंड यू क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो गिवन कंडक्टर के लिए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल है सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। द एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान से देखिए क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का दो कोलिजन्स के बीच का मोशन का टाइम इंटरवल को निकाल के सबको ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है। तो ये जो एवरेज वैल्यू आएगा दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। रिकॉल अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों को सारे इलेक्ट्रॉन्स का दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल का वैल्यू निकाल के उनको ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके एवरेज टाइम इंटरवल निकालना है। तो दिस एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग ग्रीक लेटर टाउ से डिनोट करते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल ऑफ मोशन है वो अलग अलग है। मतलब किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये टाइम सेम नहीं है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एवरेज टाइम है वो सेम है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेट अस कम टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हुआ है, तो हम लोग यहां पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ वेलोसिटीज of all the electrons in the conductor immediately before their collision with fixed atomic cores when they move under electric field। जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं तो कोलिजन से ठीक पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू, कोलिजन से ठीक पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू होगा, मींस सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का वैल्यूज को ऐड कर दीजिए और उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैथमेटिकली। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने का कोशिश किया है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो जो नेक्स्ट रिलेशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर मैथमेटिकली, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको समझ में आ गया है और अगर आपके ध्यान में नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। हम लोग ये डायग्राम कंसिडर करते हैं। तो क्या है, एक कंडक्टर है और उसके अक्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी को कनेक्ट किया है। तो बिकॉज ऑफ द बैटरी एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराइजेस, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और यहां पर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का ही रिलेशन निकालने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि ई वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो फोर्स कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एफ वेक्टर इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। क्या निकल गया, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स निकल गया। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ए वेक्टर होता है फोर्स बाय मास, तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर बाय एम। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन नहीं है, कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन यही है। सो सभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन सेम है और कांस्टेंट है। कैसे, क्योंकि चार्ज ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है v = u + at, जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग इस इक्वेशन को सिर्फ कोलिजन के तुरंत बाद और नेक्स्ट कोलिजन के ठीक पहले वाले मोशन के लिए कंसिडर करेंगे। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटॉमिक कोर के साथ टकरा रहा है, टकराने के बाद अब वो नेक्स्ट एटॉमिक कोर के साथ टकराएगा। सिर्फ इसी पार्ट ऑफ मोशन के लिए हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पे u वेक्टर क्या हो गया? u वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर कोलिजन, और v वेक्टर क्या हो गया? नेक्स्ट कोलिजन से ठीक पहले वेलोसिटी का वैल्यू। और t क्या है? दो कोलिजन्स के बीच टाइम इंटरवल है। तो वी हैव v = u + at। ये किसके लिए लिखा? हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा। तो ऐसा इक्वेशन तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। स्टूडेंट्स ऐसा करिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप इक्वेशन लिखते रहिए। तो जैसे हम लोगों ने v वेक्टर = u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t लिखा है, वैसे ही आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं v1 वेक्टर = u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t1। तो ऐसा ही इक्वेशन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख लीजिए, v2 वेक्टर = u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t2। यहां पे t1 t2 t3 एक्सेट्रा क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए दो कोलिजन्स के बीच मोशन का टाइम इंटरवल है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, ऐसे कितने इक्वेशंस लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पे कैपिटल N हम लोग अज्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे n इक्वेशंस लिख सकते हैं। और सभी n इक्वेशंस को अगर हम लोग एड अप कर दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एक्सेट्रा अप टिल vn। तो इसको हम लोगों ने सिग्मा v से डिनोट किया है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को सभी इक्वेशंस को एड अप करने से क्या इक्वेशन मिलेगा? हमको मिलेगा सिग्मा v वेक्टर = सिग्मा u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा t। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर जो सिग्मा u वेक्टर है वो क्या है? कोलिजन के तुरंत बाद सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का वेक्टर सम है, जो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि कोलिजन के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप एक बार फिर से वीडियो को रिव्यू करके इसको चेक कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग? पूरे इक्वेशन को, वो समेशन वाले इक्वेशन को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे सिग्मा u वाला टर्म तो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? फाइनली हमारे पास बचा सिग्मा v वेक्टर बाय n = a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा t बाय n। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैथमेटिकल डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो सिग्मा t बाय n क्या है? एवरेज टाइम इंटरवल है सारे इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। तो ये जो सिग्मा t बाय n है ये बाय डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम है, और सिग्मा v वेक्टर बाय n बाय डेफिनेशन क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। तो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज गिवन इन द बॉक्स। तो आप ध्यान से देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो कि यूनिफॉर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट होता है। रिमेंबर, आपको याद होगा कि एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो इससे क्या समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड के टुवर्ड्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं।